क्लास 12th चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें हम अभी पढ़ेंगे वीबीटी की ट्रिक, है ना। ट्रिक फॉर वीबीटी, वीबीटी की ट्रिक। हमारे पास वीबीटी का मतलब क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है हमारे पास, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें मेनली क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे पास ऐसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि पेपर में बोल देगा कोई एक हमें कंपाउंड दे देगा, ऐसे वो बोलेगा फाइंड द मैग्नेटिक कैरेक्टर, कलर प्रॉपर्टी है जो हमारा गिवन कंपाउंड है, हाई स्पिन है और लो स्पिन है, इनर डी है या आउटर डी कॉम्प्लेक्स है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या है ना। तो इसमें सबसे पहले पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या पहचानना होगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है हमें, है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखना पड़ेगा कि वो क्या होता है। तो देखो होता क्या है असली में, हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होता है ना, कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होता है हमारा, वो एक जनरली दिखता कैसे है हमारे पास। तो वो हमारे पास कैसे होता है, सबसे पहले सेंटर आयन वन होता है ना, काउंटर आयन वन होता है सबसे पहले। फिर क्या होता है, ऐसे ब्रैकेट आता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आता है। फिर क्या आता है, सेंट्रल मेटल एटम। फिर क्या आता है, लिगेंड वन विद स्टिचोमेट्रिक पावर एम। फिर क्या आता है, लिगेंड टू और यहाँ पे एन आता है ना। फिर देन लास्ट में क्या आता है, काउंटर आयन टू। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा दिखता कैसे है, सबसे पहले क्या आएगा, काउंटर आयन वन, देन सबसे लास्ट में काउंटर आयन टू। यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सबसे पहले क्या आता है, सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड वन और लिगेंड टू। अब देखो हमारा बोलता क्या है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है। सबसे पहले तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो बोलती है कि हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, हैव क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। इसके पास क्या होंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। छोटा डी यूज़ करो, ये बेटर है ना। क्या बोलता है कि सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे। अब वैकेंट डी ऑर्बिटल्स क्यों होते हैं, ताकि ये क्या कर सके, टू एक्सेप्ट कर सके, क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके लोन पेयर को फ्रॉम कहाँ से, लिगेंड्स से, है ना। इसका दूसरा पोस्टुलेट क्या बोलता है, इसका दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि हमारे पास जो नॉर्मल डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी वो बराबर किसके होगी, हाइब्रिड या एक्साइटेड स्टेट के, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी के, है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास क्या होंगे, डी ऑर्बिटल्स होंगे, ताकि वो क्या एक्सेप्ट कर पाए, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर पाए। और दूसरा पॉइंट क्या है कि नॉर्मल डी ऑर्बिटल की एनर्जी किसके बराबर होगी, हाइब्रिड या एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी के। फिर तीसरा पॉइंट वो बोलता है कि अगर इफ़ हमारा इनर डी यूज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, इनर डी वाला कॉम्प्लेक्स, मतलब इनर डी ऑर्बिटल्स अगर यूज़ हो रहे हैं ना, हमारे ऑर्बिटल अगर यूज़ हो रहा है, तो उस कंपाउंड को मैं क्या बोलूँगा, इनर डी कंपाउंड के नाम से जानूँगा, या इसको हम और क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कंपाउंड, क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कंपाउंड। तो ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। देन फोर्थ नंबर पे क्या बोलता है, वही चीज़, यहाँ पे इनर डी यूज़ हो रहा था तो इसे क्या बोला, इनर डी कंपाउंड या इनर ऑर्बिटल कंपाउंड। अब ऐसे अगर आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ होगा तो उसे क्या बोलूँगा, आउटर डी कंपाउंड या आउटर ऑर्बिटल कंपाउंड। तो वही बता रहा है, इफ़ क्या हो जाए, आउटर डी क्या हो जाए हमारा, यूज़ हो जाए, तो उसे क्या बोलूँगा, आउटर डी कंपाउंड, या क्या बोला, आउटर ऑर्बिटल हमारा कंपाउंड बोला जाएगा। इस तरीके से बोला जाएगा, वो बिल्कुल ईजी है।
बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, ज़्यादा टफ भी है नहीं इसमें, है ना। सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारी क्या बोलती है कि सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ताकि वो एक्सेप्ट कर सके, क्या एक्सेप्ट कर सके, लोन पेयर फ्रॉम कहाँ से, लिगेंड से। दूसरा पॉइंट क्या बोला कि नॉर्मल डी ऑर्बिटल जो होते हैं, ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो बराबर होगी हाइब्रिड या एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी के। तीसरा पॉइंट बोलता है अगर इनर डी यूज होगा तो उसे इनर डी कंपाउंड बोलूंगा या इनर ऑर्बिटल कंपाउंड। और दूसरा क्या बोलता है कि अगर हमारा इफ आउटर डी यूज हो जाए तो उसे आउटर डी कंपाउंड बोला जाएगा या आउटर ऑर्बिटल कंपाउंड बोला जाएगा। बिल्कुल इजी सा है ना। फिर इसमें एक चीज़ बताता है, लास्ट पॉइंट ये बोलता है कि इसने ना लिगेंड्स जो होते हैं, क्या होते हैं, लिगेंड्स जो होते हैं, इनको कितने हिस्सों में बांटा है, 2 हिस्सों में। बता रहा है एक तो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होता है वीक फील्ड लिगेंड्स, है ना। लिगेंड्स कितने पार्ट्स में बटे हुए हैं, 2। एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड और देन दूसरा होता है हमारा वीक फील्ड। अब बता रहे स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या है, वीक फील्ड क्या है। बता रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग या बोलो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देते हैं, है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है। और वीक फील्ड क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट नहीं कर पाते, उन्हें क्या बोलते हैं, वीक फील्ड होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। सबसे पहले अभी हमने क्या पढ़ा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिक पढ़ रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जनरली दिखता क्या है, सबसे आगे क्या होगा, सेंट्रल आयन 1 होगा, देन लास्ट में सेंट्रल आयन 2, सेंट्रल आयन बोलूँ, काउंटर आयन फर्स्ट एंड लास्ट में काउंटर आयन सेकंड। बीच में क्या होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एम क्या है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, एल क्या है लिगेंड 1, L2 क्या है लिगेंड 2। देन हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, मतलब जो ये मेटल का एटम है ना, इसके पास क्या होंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, मतलब खाली डी ऑर्बिटल्स होंगे, ताकि ये क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके लोन पेयर को फ्रॉम कहाँ से, लिगेंड से। अब जाहिर सी बात है हमारे पास अगर डी ऑर्बिटल खाली होंगे तो वो क्या कर लेगा, लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा। यही बात इसने बता दी। फिर दूसरे पॉइंट में क्या बोलता है कि नॉर्मल डी ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल किसकी होगी, हाइब्रिड या एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी के। तीसरा पॉइंट बोलता है कि इनर डी यूज होता है तो इनर डी कंपाउंड या इनर ऑर्बिटल कंपाउंड बोलूंगा, और आउटर डी यूज होगा तो आउटर डी कंपाउंड या आउटर ऑर्बिटल कंपाउंड के नाम से जाना जाएगा। फिर बता रहा है जो लिगेंड्स है वो 2 तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। बता रहे स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग या इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देते हैं, और वीक फील्ड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग या इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट नहीं करते। आप तुम बोलोगे सर कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा हमारा कंपाउंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या कौन सा वीक फील्ड है। तो इसके लिए हमारे पास एक सीरीज आई है जिसको क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो देखो मैंने यहाँ पे लिख रखी पहले से ही, हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है एक नॉर्मली, ठीक है। तो देखो है क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताता है स्टार्टिंग में तो कुछ वीक फील्ड लिगेंड्स है, और देन लास्ट में क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, ठीक है। अब देखो क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, वीक फील्ड लिगेंड्स है, इनको याद करने का भी तरीका है। क्या है, इस बार सब के साथ फ्लोरो ने OH का मतलब क्या है, अल्कोहल ऑक्सीलेटो के साथ पानी मिलाकर पी। याद करने का तरीका आसान है थोड़ा। क्या, इस बार सब के साथ फ्लोरो ने अल्कोहल ऑक्सीलेटो के साथ पानी मिलाकर पी, नहीं इन बातों को छोड़ो। इस तरीके से आप याद कर लेना, ठीक है। अब देखो हमारे पास ऊपर वाले क्या है, वीक फील्ड है, और नीचे वाले क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है। अब देखो बताता क्या है यहाँ पे, अगर हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, क्या होंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो हमारा कंपाउंड क्या होगा, पैरामैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, हाई स्पिन होगा और कलरिंग शो करेगा। अब आती है हमारे पास, कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि हाइब्रिडाइजेशन बता दो। हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले क्या निकालोगे आप, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 पैटर्न में आएंगे, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। और हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, टेबल नॉर्मल याद करनी है आपको। जैसे मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकती है और dsp2 भी हो सकती है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुई तो टेट्राहेड्रल है, और dsp2 हुई तो स्क्वायर प्लेनर है आपकी ज्योमेट्री। और अगर 6 हुआ, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आपका 6, तो हाइब्रिडाइजेशन तो आपकी क्या होगी, या तो sp3d2 होगी या d2sp3 होगी, और ज्योमेट्री तो सेम ही होगी, ऑक्टाहेड्रल तो ऑक्टाहेड्रल। अच्छा यहाँ पे पीछे डी आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, आगे डी। अगर ये लास्ट में डी आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, आउटर डी कॉम्प्लेक्स है, मतलब आउटर डी यूज हो रहा है। और यहाँ पे क्या है,
अंदर वाला डी है मतलब इनर डी है, तो इसे क्या बोलूँगा, इनर डी कॉम्प्लेक्स। अभी हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या पढ़ा था, इसमें यही तो पढ़ा था, इफ इनर डी यूज हो जाए तो उसे क्या बोलते थे, इनर डी कंपाउंड या इनर ऑर्बिटल कंपाउंड, और आउटर डी यूज हो जाए तो क्या बोलेंगे, आउटर डी कंपाउंड या आउटर ऑर्बिटल कंपाउंड। तो ये वही वाली बात है ना, वही चीज़ यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर बाहर वाला डी यूज होता है तो आउटर डी कंपाउंड बोलूँगा या आउटर ऑर्बिटल कंपाउंड बोलूँगा, और इनर डी यूज होता है तो उसे क्या बोलूँगा, इनर डी कंपाउंड या इनर ऑर्बिटल कंपाउंड बोलूँगा। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में है, ठीक है। अब चलो देखते हैं हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे करके हमें ये कंपाउंड दे रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वो बोलता है कि आप बताओ इसमें कि आपके पास क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर बता दो, कलरिंग है या नहीं, ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर सब कुछ बता दो। चलो देखते हैं, करना चालू करते हैं। सबसे पहले क्या करूँगा, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं, है ना। कोबाल्ट है, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोबाल्ट तो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, ये कितने लिगेंड से अटैच है, 6 लिगेंड से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये तो डायरेक्ट यूज़ हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका निकालना है मेटल का, तो इसको क्या मान लेंगे, एक्स। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1। फ्लोरीन कितने एटम लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है ना, गेन करता है, और 6 है तो 6। पूरे इस पे चार्ज कितना है, -3, तो इक्वल में क्या है, -3। एक्स 6 1 जा 6 प्लस माइनस माइनस इक्वल में क्या है, -3। इधर -6 है, उधर जाएगा तो +6। एक्स बराबर कितना हो गया, -3, इधर प्लस का 3, देन एक्स बराबर आ गया हमारा +3। मतलब हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई इस कंपाउंड के लिए, +3। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। चलो कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट हो तो एक बार वीडियो रिपीट कर लेना, है ना, पीछे 10-15 मिनट वो 2-3 मिनट की बैक करके चेक कर लेना, है ना, बिल्कुल आसानी से है, वैसे ज़्यादा डाउट होंगे नहीं। चलो अब देखते हैं हमारे पास सबसे पहले क्या करना है, अब हमें बनाना है कि चेक करना है कि हाइब्रिडाइजेशन वगैरह क्या है, ज्योमेट्री क्या है इसकी। चलो देखते हैं, सबसे पहले क्या है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट क्या, मतलब सॉरी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27 होता है हमारे पास, है ना। तो इसकी पहले हम कन्फिग्रेशन कर लेंगे, तो एंड में क्या आता है, 4s1 3d7, है ना, तो ये आता है एंड में, ठीक है। तो अब इसको एक पैटर्न वाइज लिख लो, तो सबसे पहले क्या आएगा, 3d7 4s1, और देन एंड में क्या जाएगा, इसके बाद 4p0 आएगा और 4d0 आएगा, इस तरीके से आएगा। 4p और d वाले क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप वैसे करोगे ना इसकी 1s 2s करके, तो वैसे कर लो, जैसे 1s2 2s2 2p6 3, है ना, 3s2, तो ये कितने हो गए 10। 3s2 के बाद क्या है, 3p6, फिर 4s2, अच्छा 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, 10 और 10 20, और देन लास्ट में क्या आएगा, 3d7, यहाँ पे क्या हो गए, 30 हो गए, ठीक है। तो ये वहाँ उसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पे कितने हो गए, देखो 6 2 और 2 10, 6 और 2 और 2 10, और 7 27 हो गए पूरे हमारे पास। तो एंड में देखो क्या आ रहा है, 4s2 और 3d7। देन उसके बाद अगर हम फिल होता है इसमें इलेक्ट्रॉन होते तो क्या आता, 4p0 आता और 4d0 आता, है ना, आगे फिल होता। तो हम लास्ट के 4 ऑर्बिटल्स रख लेते हैं, ऐसे रख लिया। अब चलो नॉर्मल फिलिंग देखते हैं कोबाल्ट की, नॉर्मल फिल कैसे हो रहा होगा। तो देखो होगा क्या, सबसे पहले हमारे पास जो 3D वाला होगा, 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 है, तो इस तरीके से आएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। और 4s2 में कितना आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1 और 2। अब हमारे पास कोबाल्ट कौन से स्टेट में है, +3 वाले स्टेट में है, तो +3 बनाना पड़ेगा हमें, प्लस में 3। चलो 3d7 का वो 3d6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4s0, बाकी के 4p0 तो है ही और 4d0 भी है। चलो देखो, तो बोलो सर आपको पता कैसे चला कि यहाँ पे ये 3d6 होगा और 4s0, क्योंकि कोबाल्ट ने कितने प्लस दिए, +3, मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से निकलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इनर से, तो ये 2 वाले इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गए। अब कितना बचा, 1, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ये है। यहाँ पे 4p वाला भी 0 है और 4d वाला भी क्या है, 0, ठीक है। अब हमारे पास कितने आते हैं, ये तो हो गई हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्या आती है, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, जब लिगेंड आके अटैच होगा। अब देखो हमारे पास है क्या, कोबाल्ट के साथ क्या है, फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन क्या है, वीक फील्ड है, स्ट्रांग फील्ड है, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या आती है, ये वीक फील्ड में आती है।
अगर तुम्हें याद हो तो अभी हमने पढ़ी ना, ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इस बार सबके साथ फ्लोरो कहाँ आ गया, वीक फील्ड में आ गया। तो वीक फील्ड क्या करते हैं, पेयरिंग नहीं कराते। तो देखो क्या होगा, 3d6 का 3d6 ही रहेगा जैसा था, 1 2 3 4 5 और 6, देन 4s है, 4p है और 4d है। 4s का ऑर्बिटल बनेंगे, 4p के 3 बनते हैं और 4d के ऐसे करके 5 ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, चलो आप देखते हैं। अब फ्लोरीन कितना आया है, 6 फ्लोरीन आए हैं हमारे पास, है ना। तो 6 फ्लोरीन आ जाएंगे। देखो कैसे आएगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे आएगा, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा, पांचवा और छठा, 6 फ्लोरीन आ गए। अब फ्लोरीन क्या करेंगे, ये क्या है, लिगेंड्स है। लिगेंड्स क्या करते हैं, सेंट्रल एटम को अपना लोन पेयर एक्सेप्ट देते हैं, है ना। तो अब ये वाला फ्लोरीन लोन पेयर देगा, एक लोन पेयर, ये देगा दूसरा लोन पेयर, ये देगा तीसरा लोन पेयर, ये जन चौथा, ये पांचवा और ये छठा, है ना। तो जो लोन पेयर्स होते हैं इनको किससे दिखाते हैं, एक्स, मतलब ऐसे क्रॉस करके दिखाते हैं। चलो इतना समझ में आया। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले हमने क्या करा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, +3 करा, उसकी नॉर्मल वाली ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी, फिर देन वो नॉर्मल वाली कन्फिग्रेशन करी, फिर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट वाली कन्फिग्रेशन करी, फिर एक्साइटेड स्टेट में हमने ये चेक करा कि लिगेंड्स कितने हैं। 6 लिगेंड्स से तो 6 लिगेंड्स के 6 लोन पेयर आ गए। ठीक है, देन इसके बाद देखो करा क्या है, अब आती है इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन। हम यहाँ से निकाल लेते हो, देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे, एस में कितना यूज़ हुआ 1, पी के कितने यूज़ हुए 3 और डी के कितने हुए 2। तो इसको क्या बोलूँगा, sp3d2। अच्छा, sp3d2 और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 6। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर और sp3d2 के लिए जो हमारी ज्योमेट्री होती है वो कितनी बनती है हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल बनती है। क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, अब इसके बाद उसने क्या बोल रहा था कि हमारा ये आउटर डी है या इनर डी है। तो यहाँ पे कौन सा यूज़ हो रहा है, देखो ये इनर वाला डी था और ये क्या था, आउटर डी। तो हमारा आउटर डी में लोन पेयर आए नहीं आए, तो हमारे पास यहाँ पे तो आउटर डी में लोन पेयर आ गए, इसलिए इस कंपाउंड को क्या बोलूँगा, आउटर डी कॉम्प्लेक्स, है ना। तो ये क्या हुआ, आउटर डी कॉम्प्लेक्स हो गया या आउटर डी क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। आप कुछ बोलना चाहो बोल सकते हो। अच्छा, मैग्नेटिज्म में बात करें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, तो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। देखो ना, ये सिंगल सिंगल है, 1 2 3 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। अगर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन सी होगी, पैरामैग्नेटिज्म को कौन सा होगा, पैरामैग्नेटिज्म होगा। अच्छा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं तो क्या होगा, कलर शो करेगा। तो कैसा होगा हमारा ये, कलरफुल कंपाउंड होगा। मतलब क्या है, जब इसको नॉर्मली लाइट में रख देंगे, मतलब ये लाइट एमिट करेगा, है ना, लाइट को शो करेगा। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट सब कुछ चीज़ें हो गई। ठीक है। अच्छा, एक छोटी चीज़ और याद रखना, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमारे पास देखो एक क्वेश्चन आया था कि लो स्पिन है या हाई स्पिन है। अगर हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हाई स्पिन। क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आपका ये एक तरह से प्रॉपर वीक फील्ड वाले एग्जाम्पल से पूरा समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब मान लो पेपर में कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला लिगेंड आ गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले लिगेंड वाला कंपाउंड हो गया, तब देखो उसको कैसे करेंगे। देखो, अब मान लो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए कंपाउंड आया है ना, वो कंपाउंड आ गया हमारे पास कुछ इस तरीके से। कोबाल्ट के साथ हमारे पास मान लो अब की बार दे दिया अमोनिया, दे दिया NH3 की होल 6 और यहाँ पे दे दिया मान लो उसने +3। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या है हमारे पास, इस वाले केस में जो ये लिगेंड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये क्या है ना, हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, कोई बात नहीं, कर देते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका 6, क्योंकि 6 लिगेंड्स है। यहीं से ही पता चल गया इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल। हम लास्ट में अभी पीछे टेबल में पढ़ के आ चुके हैं ना, ये हमने टेबल लिखवाई थी। अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो हमारे पास, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल परमानेंट होगी। अब बस इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखना है कि sp3d2 होगी या d2sp3, वो चेक कर लेंगे अभी हम। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल गई, ज्योमेट्री पता चल गई हमारे पास। देन इसके बाद आपको क्या पता करना है कि आपके पास अब हाइब्रिडाइजेशन कैसा है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वगैरह कैसी है। चलो फिर से देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। कोबाल्ट का निकालना है, इसका x मान लिया, प्लस का प्लस। अमोनिया का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 0 × में 6 इक्वल में क्या है हमारे पास +3।
तो एक्स बराबर कितना आ गया हमारे पास +3, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे भी क्या आया है +3 आया है। फिर से वही सेम टू सेम कोबाल्ट है, ऑक्सीडेशन वो एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास 27। तो फिर से वही क्या होगा 3d7 4s2 फिर 4p0 और 4d0 आएगा। अब हमारे पास क्या आएगा +3 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाली देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कोबाल्ट +3 वाली स्टेट, तो वहाँ पे क्या होगा 3d6 4s0, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करें ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन आउटर एस से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन डी से वो डी वाले से जाएगा, तो कितने बचेंगे 4s वाला 0 जाएगा और 7 में से 1 चला गया तो 6, 4p तो 0 था ही और 4d भी क्या था 0 था। अब आता है एक्साइटेड स्टेट वाले, कौन सा एक्साइटेड स्टेट का। अब यहाँ पे कितने लीगेंड्स आए हैं 6 इलेक्ट लीगेंड्स आए हैं, तो 6 इलेक्ट लीगेंड्स तो आएंगे ही आएंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की वो बना लेते हैं ऐसे करके। इसके लिए क्या होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे ऐसे करके 1 2 3 4 5 6। 4s वाला बिल्कुल खाली पड़ा है, 4p वाला भी खाली पड़ा है और 4d वाला भी क्या पड़ा है हमारा खाली पड़ा है। अब एक्साइटेड स्टेट देखते हैं कोबाल्ट +3 की, ठीक है। देखो 3d6 है, 4s वाला है, 4p वाला है एंड देन 4d वाला है। अच्छा एक छोटी चीज़ बताओ, अब हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में हमने क्या पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा जैसे ही अमोनिया आएगा तो एक अमोनिया इसको आगे भेज देगा, देन इस वाले इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करवा देगा। तो हमारे पास बनेंगे कैसे इस पैटर्न में बनेंगे 1 2 तो ये पहले से ही थे, फिर 3 4 ऐसे आ गए और ये वाला इलेक्ट्रॉन और आ गया 5 6 ये हो गए। यहाँ पे क्या आ जाएगा एक अमोनिया, यहाँ पे दूसरा अमोनिया, यहाँ पे तीसरा अमोनिया है ना, ऐसे करके। देन 4th नंबर पे NH3, फिर देन NH3 और देन एक छोटा सा थोड़ा इधर लिख रहा हूँ NH3, ठीक है। 6 अमोनिया हो गए, 3 और 3 6। अब ये वाला अमोनिया ऊपर इसको एक लोन पेयर देगा, ये वाला इधर लोन पेयर देगा, ये वाला इधर लोन पेयर देगा, देन ये दोनों सब जने क्या दे देंगे अपने एक एक लोन पेयर डोनेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन बन के हमारे पास क्या हुई अंदर वाले डी के 2 फिर देन एक एस और P3, तो हमारे पास यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या बन के तैयार हो गई हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हुई यहाँ पे D2sp3 देन ऐसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखा जाए तो क्या यहाँ पे कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखो सब पेयरिंग में है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं, और जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब जब एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो तो उसे क्या बोलते हैं डायामैग्नेटिज्म बोलते हैं। अब इनर वाला डी यूज हो गया तो इसे क्या बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कंपाउंड या इनर डी कॉम्प्लेक्स या इनर डी कंपाउंड, तो इसे क्या बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। और क्या क्या था हमारा, ठीक है कलरिंग प्रॉपर्टी। अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो है नहीं तो हमारे पास क्या बोलेंगे इसे कलरलेस होगा, ये हमारा कलरलेस होगा, ठीक है। मतलब जो अब तो तुम सब जने निकाल दोगे, ठीक है नॉर्मल ऐसा है।